जिसमें से अपन किसी भी पदार्थ के दो छोटे सरल अणुओं में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है और उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है, उसका प्रथम क्वेश्चन है किसी पदार्थ का दो छोटे सरल अणुओं में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो देखिए, जैसे आपके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये दो छोटे अणुओं में टूटता है। जब अपन इसको 700 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये टूट जाता है आपके कैल्शियम ऑक्साइड, और अब देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है आपका जो सफेद संगमरमर होता है, सफेद सफेद संगमरमर जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। और जो अंडे के ऊपर कवच होता है वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यानी अंडे का कवच, जो अंडा होता है उसका कवच वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक जो चौक अपन लिखने में यूज करते हैं वो भी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। चौक ये भी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अपन 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर क्या करती है, टूट जाती है। तो किसी भी पदार्थ के दो छोटे सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, विस्थापन, संयुग्मन या अपघटन या ऑक्सीकरण। तो दो टुकड़ों के अंदर टूटना क्या कहलाएगा आपका, अपघटन, यानी दो छोटे अणुओं के अंदर क्या हो गया, ये अपघटित हो गया। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बिना भूंजा हुआ चूना है, यानी जो चूना होता है वो बिना भूंजा हुआ चूना, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीसीएल2 का एपीसीएल3 में परिवर्तन कहलाता है। यानी जो एपीसीएल2 है वो एपीसीएल3 के अंदर यदि परिवर्तन हो जाता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। देखिए एपीसीएल2 ये किसके अंदर बदल जाएगा, एपीसीएल3 के अंदर यदि बदल जाता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो देखिए एपीसीएल2 यानी ये क्या है, फेरस क्लोराइड Fe+2, और ये क्या है, फेरिक क्लोराइड Fe+3, यानी जो Fe+2 है वो किसके अंदर बदल रहा है, Fe+3 के अंदर बदल रहा है। यदि किसी भी अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन का यदि त्याग हो रहा है या ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अपचयन अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो ऑक्सीकरण है उसमें वृद्धि हो रही है। अपघटन अभिक्रिया भी नहीं होगी, विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं होगी। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण कैसी अभिक्रिया है। यानी जो अपना कोयला है वो जलकर CO2 के अंदर बदल जाता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो कोयला है यानी कार्बन, इसको किसके साथ अपन जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, और यह मिलकर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। यानी ये दो परमाणु या दो अणु मिलकर ये क्या कर रहे हैं, एक यानी संयुग्मित हो रहे हैं। यानी ये कैसी है, संयुग्मन या युगात्मक अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के सहायता से अपन को क्या पता चला कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड
और पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या ये योगात्मक अभिक्रिया है? क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है? क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है? या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए AgNO3 प्लस KCl ये क्या बनाते हैं? एक तो बनाता है आपके AgCl प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसके अंदर क्या हुआ? जो आपका पोटेशियम है ये क्या करता है? Ag यानी सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये क्या बनेगा? AgCl और पोटेशियम नाइट्रेट। यानी ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ना तो ये क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है, ना ही विस्थापन अभिक्रिया है, और ना ही चौथा ऑप्शन है। यानी ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन। यानी इन दोनों का विस्थापन हो गया। Ag का भी विस्थापन हो गया, क्या बन गया? AgCl, और ये पोटेशियम इसके साथ मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट बन चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यानी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन यदि अपन को पता है तो अपन बता सकते हैं कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, या पानी में चीनी का घुलना। अब देखिए एक तो होता है आपके कौन सा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? इसके अंदर अवस्था परिवर्तन होता है, या इसके अंदर क्या होता है? रंग परिवर्तन होता है, या इसके अंदर आकार में परिवर्तन हो सकता है, या आमाप में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर एक नई या नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें एक नए पदार्थ का क्या होगा? निर्माण होगा। नए पदार्थ का क्या होगा? निर्माण होगा। जबकि भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। फिर देखिए रासायनिक परिवर्तन के अंदर यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यानी ये केवल एक ही दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जबकि ये होती है आपके सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जो भौतिक परिवर्तन है वह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर देखिए जो भौतिक परिवर्तन है उसमें किसी प्रकार की नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और जो भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे उदाहरण अपन देखें भौतिक परिवर्तन के अंदर, जैसे आपके सब्जी का काटना, सब्जी का क्या करना? काटना, या बल्ब का प्रतिदीप्त होना, या बल्ब का जलना। बल्ब का जलना या प्रतिदीप्त होना। और इसके साथ अपन ध्यान रख सकते हैं कागज का काटना या कागज को फाड़ना। काटना, या कांच का टूटना। जो कांच है यदि कांच टूट रहा है तो उसमें किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। कांच टूटने के बाद भी क्या है? कांच है। सब्जी कटने के बाद भी क्या है? वो वैसी की वैसी है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि बल्ब के जलने में यानी बल्ब जब जलता है, प्रतिदीप्त होता है, तो उसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कागज को काटना या कागज को फाड़ना, यानी फाड़ने के बाद भी वो क्या है? कागज ही है। और जो रासायनिक परिवर्तन है उसके उदाहरण अपन देखें
जैसे दूध का दही में परिवर्तन, यानी जब दूध जम जाता है और दही के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो वो वापस क्या दूध के अंदर बदल सकता है? कतई नहीं, क्योंकि जो दूध है उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन के द्वारा वो दही के अंदर क्या हो गया? बदल चुका है, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है। फिर अपन देखें रासायनिक परिवर्तन के अंदर, तो किसी भी पदार्थ का दहन, जो दहन की अभिक्रिया है, यानी किसी भी पदार्थ, लकड़ी, कागज आदि का दहन, यानी जलने के बाद वो एक अलग पदार्थ यानी कार्बन के अंदर बदल जाती है। एक अच्छा सा उदाहरण है सेव को काटने पर सेव के भूरे रंग में परिवर्तित हो जाना। सेव को काटने पर सेव का भूरे रंग में परिवर्तन, सेव का भूरे रंग में परिवर्तन, सेव को काटने पर सेव का भूरा हो जाना, वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। बैंगन को अपन काटते हैं और कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि जो बैंगन का रंग है वो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के कारण वो काला हो जाता है, वह भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ये अपन ने देख लिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब अपन आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जैसे हवा के अंदर चांदी का काला होना। देखो रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक तो अपन ध्यान रखेंगे कि जो चांदी है वो हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आकर काली हो जाती है, और जो कॉपर यानी जो तांबा है उस वो भी नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कैसा हो जाता है? उसके ऊपर हरी पपड़ी जम जाती है, और जो लोहा है उसके ऊपर जंग का लगना। ये सारे किसके उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? आपके रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का जलना, अभी अपन ने देखा किसी का भी दहन, तो मोमबत्ती का जलना नॉर्मली क्या होता है? आपका एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और दूसरा है दूध से दही में बदलना, ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और पानी में चीनी का घुलना, अब देखो पानी के अंदर अपन चीनी या नमक को घोलते हैं तो उससे अपन वापस प्राप्त भी कर सकते हैं, यानी जो अपन चीनी पानी के अंदर घोली है और उसे अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो चीनी है वह पानी में घुलने के बाद भी कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं करती है। तो अपना भौतिक परिवर्तन का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? पानी में चीनी का घुलना। अब देखो मोमबत्ती का जलना, आपको सीधा पूछे तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती के जलने में दो प्रकार के दोनों परिवर्तन होते हैं। जैसे ही मोमबत्ती पिघलती है, यानी जो मोमबत्ती ठोस होती है वो द्रव के अंदर चेंज हो रही है, इसका मतलब वो क्या? एक भौतिक परिवर्तन है। और मोम का जलना, जैसे ही मोम जलकर अन्य पदार्थ के अंदर बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपके रासायनिक परिवर्तन। यानी जो मोमबत्ती का जलना है उसके अंदर दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसके अंदर दोनों परिवर्तन होते हैं? तो अपन एक उदाहरण और जानते हैं, एलपीजी का जलना, यानी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो जो अपने गैस टैंक है उसके अंदर वो लिक्विड के अंदर होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लेकिन वो गैस के अंदर पहले चेंज होता है, यानी लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद जब वो जलती हैं यानी उसका दहन, तो वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी मोमबत्ती के जलने में और एलपीजी के जलने में दोनों में ही दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो अपन ने अभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर अंतर देखे थे। तो देखो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? कतई नहीं, क्योंकि इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। फिर देखिए सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, यदि अपन सब्जी या रोटी बनाने पर यानी उसके अंदर एक परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद अपन उस पर यानी जो अपन बल या जो भी अपन लगा रहे हैं वो हटाने पर क्या वो पुनः उसी स्थिति में आ जाता है?
नहीं आता। इसके कारण यदि अपन सब्जी को पकाते हैं यानी वो मुलायम हो जाती है, पुनः उस अवस्था में नहीं आ सकती। इसके कारण ये सब्जी को पकाना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी को पकाना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सनी हुई मिट्टी को सुखाने पर भंगुर हो जाना, ये भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और नमक का पानी में घुलना, या शक्कर घोलो, नमक घोलो, या शरबत बनाओ, वो सभी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दूध का आस्कन। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर अपन को सही उत्तर देना है। चलिए अपन देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl का क्या, क्रिस्टलन। अब देखो ये क्रिस्टलन का प्रयोग अपन किस लिए करते हैं, जो नमक है उसका शुद्धिकरण के लिए करते हैं। क्रिस्टलन कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा बर्फ का गलना, यानी बर्फ गलता है उसको अपन वापस बर्फ के अंदर चेंज भी कर सकते हैं, इसके कारण ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का आस्कंदन यानी दूध का जमना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, आपके रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, केवल 3, यानी जो केवल तीसरा है वो अपना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपन ताप अधिक दे तो नॉर्मली वो जो रासायनिक अभिक्रिया है, नॉर्मली सारी नहीं लेकिन नॉर्मली जो रासायनिक अभिक्रिया है उनकी गति बढ़ जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति द्रुत हो जाती है, यानी जो आणविक गति है वो तेज हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये आपका सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत हो गया, सही परंतु गलत है। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी जो कथन है पहला वो उच्चतर तापमानों पर जो रासायनिक अभिक्रिया है उनका वेग सामान्यतः बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो आणविक गति है वो द्रुत हो जाती है, तेज हो जाती है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, यानी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, तो अपन देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं। जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, साथ में होती हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, ये मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O। अब देखिए इसमें एक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जो मैग्नीशियम है उसमें से क्या है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका कारण क्या है, इसमें अपचयन हो रहा है। और दूसरी अभिक्रिया में अपन देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो अपन ऑक्सीजन 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहां से 2 से गुणा कर लेंगे। और अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 4 है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। अब अपने पास क्या हो गए, क्लोराइड अधिक हो गए, तो इसके साथ क्या है, क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ये अपनी जो अभिक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है और ये पूर्ण रूप से क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को जो विशेषता है वो अपन को पता होनी चाहिए। अब देखिए एक तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और दूसरी अपनी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल होता है, यानी इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीकरण का
योग होगा यानी ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन इसमें से निकलती है, यदि हाइड्रोजन मुक्त होती है तो अपन क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन का निकलना, या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो क्या होगी, ऑक्सीकरण हो गई, या कोई धनावेश जुड़ रहा है, सॉरी धनावेश क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो भी इसका क्या होगा, एक ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है आपके, ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखिए Fe+2 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाए और वो किस में बदल जाए, Fe+3 में, फेरस फेरिक के अंदर बदल जाता है, तो वो जो Fe है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और अब चेन के अंदर अपन देखें तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का क्या करना, जुड़ना, ये अब चेन के अंदर होते हैं। अब देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है, एक तो ऑक्सीकरण का योग इसकी विशेषता है, हाइड्रोजन का निकलना इसकी विशेषता है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना इसकी विशेषता है, लेकिन विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना इसकी विशेषता नहीं है। तो अपना जो सही आंसर है वो क्या हो गया, स। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अपचयन अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सी एक क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए अपचयन के अंदर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए या ऑक्सीजन निकलना चाहिए। इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे कि जो अभिक्रिया हैं उनको अपन संतुलित तो किस प्रकार कर सकते हैं। मैग्नीज और मैग्नीज को अपन जब जलाते हैं तो मैग्नीज ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए इसको संतुलित करना है तो मैग्नीशियम, सबसे पहले अपन देखेंगे कि धातु, जो धातु है उसको संतुलित करना है, नंबर एक। नंबर दो आप क्या करोगे, जो अधातु है उसको संतुलित करना है। नंबर तीन अपन ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, और नंबर चार अपन हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब देखिए इसके अंदर मैग्नीशियम को सबसे पहले अपन संतुलित करते हैं धातु को, तो मैग्नीशियम क्या है, संतुलित है। फिर अपन देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अपन को इसको दो से गुणा करना पड़ेगा, दो से गुणा करते ही आपके क्या हो गए, जो मैग्नीशियम है दो हो गए, इसको भी दो से गुणा करोगे। अब ये जो अभिक्रिया है आपकी क्या है, पूर्ण संतुलित है। मैग्नीशियम कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई आपके, पूर्ण संतुलित हो गई। अब नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। CH4 यानी मीथेन गैस को अपन जब जलाते हैं तो CO2 व जल का निर्माण होता है। अब देखिए इसको संतुलित करना है, सबसे पहले कार्बन, कार्बन इसका संतुलित है। फिर अपन हाइड्रोजन को संतुलित करें तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, और इसको क्या कर लेंगे अपन, दो से गुणा कर लेंगे। दो से गुणा करते ही क्या होगा, यहाँ चार हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितने अपन के पास, दो, दो और दो चार, तो अपन इसको भी क्या करेंगे, दो से गुणा कर लेंगे। अब जो अपन की अभिक्रिया है, अब देखिए कार्बन, सबसे पहले अपन कार्बन को देखते हैं, इसके अंदर धातु नहीं है तो अधातु देखेंगे कि कार्बन, कार्बन कितना एक, तो ये कार्बन संतुलित हो गया। फिर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने इसके पास चार, तो यहाँ भी यानी जो उत्पाद है, उत्पाद के अंदर भी क्या हो गए, हाइड्रोजन चार हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास, चार, तो यानी जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक में भी ऑक्सीजन कितने हैं, चार, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितने हैं, चार। यानी जो ये अभिक्रिया थी ये अब इसको अपन पूर्ण संतुलित कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए उसी प्रकार आपको क्या करना है, सबसे पहले धातु को संतुलित करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, धातु को संतुलित करेंगे।
धातु को संतुलित करने के लिए आप देखो Fe जो आयरन है वो कितने हैं, 2, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से गुणा कर लोगे। फिर देखिए इसके बाद सल्फर, सल्फर कितने हैं, 2, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से गुणा कर लोगे। अब सल्फर भी कितने हो गए, 2। उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 3, और यहाँ कितने हैं, 4, यानी 7 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। अब अपन क्या करेंगे, आयरन इधर भी 2, इधर भी 2, आयरन हो गए संतुलित। फिर देखो सल्फर, सल्फर यहाँ कितने हैं, 2, तो इधर भी कितने हो गए, 2। फिर ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 और 4, यानी 7 है। तो अब अपन इस अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करेंगे। आप इस अभिक्रिया में आप विशेष ध्यान दोगे कि जो अभिक्रिया है उसमें सबसे पहले अपन जो ऑक्सीजन है उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये हो गया आपका सल्फर, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 7, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 7/2 ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा। और अब देखिए Fe2O3 प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए इस प्रकार जो अभिक्रिया होगी वो आपको थोड़ी अजीब लगेगी, तो अपन अपन क्या कर सकते हैं, इसको पूरी समीकरण को क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए 4 और Fe2 और 2, ये अपन जब भी 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7O2, साथ में 2 से गुणा करते 2Fe2O3 प्लस 2, ये 2 से गुणा करते ही कितने हो जाएंगे, 4, SO2। अब देखिए इधर आयरन कितने हैं, सबसे पहले धातु चेक करेंगे, आयरन कितने हैं, 4, और इधर इधर यानी क्रियाकारक की तरफ भी आयरन कितने हो गए, 4। इधर देखेंगे अपन सल्फर कितने हैं, 4, और इधर सल्फर कितने हैं, 8। फिर अपन देखें ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 14, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 8 और 6, कितने हो गए, 14। लेकिन अपना जो सल्फर है वो अभी तक क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आयरन को संतुलित करते हैं, तो ये आयरन अपना संतुलित हो गया, 2 से गुणा कर दिया। फिर अपन सल्फर को संतुलित करेंगे, इधर सल्फर कितने हैं, 2, तो इधर अपन ने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर लिया। फिर अपन ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन कितने अपने पास, 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 4, 7। तो इधर अपन ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 7/2 कर दिए, तो ये अपना ऑक्सीजन संतुलित हो गया। फिर इस पूर्ण अभिक्रिया को क्या कर दिया अपन ने, 2 से गुणा कर दिया, ताकि ये 2 अपना क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए। 2 से गुणा करते ही क्या होगा, यहाँ 4Fe2 प्लस 7O2 2Fe2O3 प्लस 4SO2। लेकिन अब अपन चेक करते हैं कि आयरन, जो आयरन है वो कितने हैं, 4, और इधर भी आयरन कितने हैं, 4। सल्फर कितने हैं यहाँ, 8, लेकिन यहाँ सल्फर कितने हैं आपके, 4, यानी 4 सल्फर क्या पड़ रहे हैं, इधर कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपने जो अभिक्रिया संतुलित की है वो अभी तक क्या है, गलत है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ताकि अपनी जो अभिक्रिया है वो ठीक हो सके।
अब देखिए अपन ने यहाँ गलती क्या की है, जो अपना Fe2 है यहाँ 2 से गुणा करते ही यहाँ अपने सल्फर कितने हो गए, 4 हो गए। तो अपन इस सल्फर को संतुलित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। एक बार इसको अपन पूरा मिटा देते हैं, फिर इसको सही से अपन क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब देखिए Fe2 यानी अपन को ये गुणा करते ही क्या हो गया, संतुलित हो गया। सल्फर कितने अपने पास 4 है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, ना कि 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं, इधर की साइड 2 है, जबकि इधर की साइड 3 प्लस यानी उत्पाद की तरफ और 8 कितने हो गए, 11। तो अपन क्या करेंगे यहाँ 11/2। अब ये अपनी जो अभिक्रिया है ये पूर्ण संतुलित हो जाएगी। कब होगी, जब अपन क्या करेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया को 2 से गुणा करेंगे। ये संपूर्ण अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करते ही अपन को क्या होगा, और Fe2 प्लस 11O2 प्लस Fe2O3 Fe2O3 प्लस 8SO2। अब देखिए 4 आयरन तो 4 आयरन हो गए, सल्फर 8 तो सल्फर 8 हो गए, और 22O2 तो 6 प्लस 16 22। अब ये अपन की जो अभिक्रिया है वह पूर्ण संतुलित हो चुकी है। केवल अपने गलती कहाँ हो रही थी, जो सल्फर थे अपने यहाँ 2 को इंटू करना था 2 से, और अपन ने इंटू नहीं किया, इसके कारण अपन की क्या हो गई, गलती हो गई। इस प्रकार आपको क्या करना है, ध्यान देकर ये अभिक्रिया को संतुलित करना है। फिर अपन नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। FeSO4 प्लस Fe2O3 SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, धातु को संतुलित करते हैं, और धातु कौन सी है, Fe आयरन। तो 2 FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब देखिए जो आयरन है वो तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। फिर देखिए सल्फर, सल्फर कितने अपने पास 2 है, इधर भी 2 है। फिर देखिए ऑक्सीजन कितने अपने पास, 4 दूना 8, और इधर कितने हैं, 3 प्लस 2 प्लस 3, यानी अपने पास कितने, 7 8, 8 ऑक्सीजन हो गए, 6 7 8, और इधर भी कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है। यानी जो ये अभिक्रिया थी अपनी संतुलित तो हो चुकी है। 2 आयरन इधर, 2 आयरन इधर, सल्फर यहाँ कितने हैं, 2, इधर भी 2 सल्फर, और ऑक्सीजन कितने हैं, 8, इधर भी 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्सीजन। यानी ये अभिक्रिया क्या हो गई, अपनी पूर्ण संतुलित तो हो चुकी है। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ये अभिक्रिया संतुलित करना यानी जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसके कारण मैंने सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए NO2CO3 प्लस HCl ये क्या बनाता है, NaCl CO2 प्लस H2O। अब इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। यहाँ कितने सोडियम 2 है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से गुणा करते ही सोडियम संतुलित हो गया। फिर देखिए क्लोराइड, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ 2 करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए सोडियम संतुलित, क्लोराइड भी संतुलित, अधातु भी क्या हो गई, संतुलित हो गई। फिर देखिए कार्बन, कार्बन 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 और 1 3, यहाँ भी 3, यानी ये क्या हो गई, अपनी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। अब देखो AgBr को अपन जब सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं, सन लाइट की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये टूट जाता है, किसमें, Ag प्लस Br2 में ब्रोमाइड गैस निकल जाती है। तो एक सनलाइट की उपस्थिति में अपन कभी भी AgBr को नहीं रखते हैं। जो भी AgBr की बोतल आती है वो उसके अंदर एक काली पन्नी चढ़ी हुई होती है, ताकि वो सनलाइट की संपर्क में नहीं आए। अब इसको अपन को संतुलित करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिल्वर संतुलित, Br को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करते ही Ag भी 2 हो गया, यानी 2 हो गया, और 2 को Ag से गुणा करते ही अपनी जो अभिक्रिया है
वो संतुलित हो गई। 2AgBr प्लस 2Ag प्लस Br2, ये अपनी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो चुकी है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ये जो क्वेश्चन ये किस में आया हुआ था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ था, और इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, यानी जो इसके स्टोमेटिक गुणांक थे वो उसके अंदर दे रखे थे। अब देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है, किस प्रकार इसको अपन संतुलित करनी थी अभिक्रिया। सबसे पहले अपन किसको संतुलित करते हैं, धातु को, मेटल को। तो मेटल को संतुलित करने के लिए यहाँ कितनी है, Fe3 है, तो इसको क्या करना है, 3 से गुणा करना है। फिर अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1, यहाँ कितने हैं, 4, तो अपन क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर लेंगे। फिर देखिए आपका Fe संतुलित हो चुका है, ऑक्सीजन संतुलित हो गया है। फिर आपको हाइड्रोजन संतुलित करना है, हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 दूना 8, और यहाँ आपको क्या करना है, 4 से गुणा करते ही जो अपनी अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब देखिए इसके स्टोमेटिक गुणांक क्या बनेंगे, 3, 4, 1 और 4। ये क्या था, अपना आंसर था। ये पिछली जो एग्जाम था फर्स्ट ग्रेड जीके का, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, कल अपन नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।